सो जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग सूरज, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग जय हिंद। तो आप सभी का मैं आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि संविधान के पार्ट 2 में क्या दिया गया है। ठीक, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप की, कि भारत में नागरिकता और उससे जुड़े हुए क्या क्या कानून हैं। क्लियर? सो गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग जय हिंद। आप सभी लोग जो सेशन में जुड़ चुके हैं, जय हिंद। नवनीत, शैली, सूरज, मोहित, जय हिंद। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बता दीजिए कि वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, आप जल्दी से मुझे बताइए, देन वी विल मूव ऑन टू आवर टॉपिक। बताइए, वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। जय हिंद हिमानी, जय हिंद। चलिए, तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज आप देखेंगे कि हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो जो पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये सिटीजनशिप एक ऐसा प्रोविजन था जो 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट हो गया था। क्लियर? तो ये जो सिटीजनशिप है, दिस वाज इंप्लीमेंटेड, ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत प्रोमिनेंट, एक बहुत मजबूत एक प्रस्ताव है। ठीक है, जिसे संविधान में लागू किया गया था। क्लियर? चलिए, तो आज यहां पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं दे वर इंप्लीमेंटेड। ठीक है, ये किस प्रकार से इंप्लीमेंट किए गए थे। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो यहां पर शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सिटीजनशिप की, ठीक, तो भारत जो है उसमें सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। ठीक है, भारत में सिर्फ एक नागरिकता दी जाती है। ठीक, आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसा जो देश है, ठीक है, उसमें व्यक्ति को दो नागरिकताएं दी जा सकती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अमेरिका का, वो चाहे तो किसी और देश की नागरिकता ले सकता है, पर भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत में अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे और किसी देश की नागरिकता नहीं दी जा सकती। ठीक, दूसरी चीज आप ये समझिएगा कि ये जो हमारे यहां सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं, सिटीजनशिप के जो प्रावधान हैं, उनमें एक और बहुत जरूरी चीज आप लोग समझेंगे कि ये जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं वो कई ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को देते हैं और कई ऐसे अधिकार हैं जो भारत में सभी प्रकार के जो नागरिक हैं उन्हें दी जाती है। ठीक, अब ये जो सिटीजनशिप है, खास बात आप देखिए कि हमारे देश में जो सिटीजनशिप और उससे जुड़े हुए कानून हैं, ठीक, वो ऐसा नहीं है कि कुछ संविधान में दिए गए हो। ठीक है, सिटीजनशिप और उससे जुड़े हुए कानून भारत के संविधान में नहीं दिए गए। ठीक, भारत के संविधान ने यह प्रावधान बनाया है कि नागरिकता के लिए क्या किया जाएगा। ठीक, तो भारत में क्या किया जाएगा। ठीक, अब यहां पर अगर एक और चीज हम लोग देखते हैं तो हमारे देश में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो कानून है, वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, अब खास बात क्या है कि ये जो कोई प्रावधान है, ठीक, ये ना तो परमानेंट है, ठीक है, और ना ही इनका कोई डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया है। ठीक, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे देश में जो संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, वो सिर्फ एक चीज बताते हैं कि कैसे
नागरिकता, जब भारत का संविधान लागू होगा तो उस दिन नागरिकता का क्या प्रावधान है और उसके बाद नागरिकता का क्या प्रावधान है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज, एक कंसेप्ट कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि लैटिन टर्म जो है उसका इस्तेमाल किया गया यहां पे। ठीक है, लैटिन भाषा का जो टर्म है उसका यहां पर इस्तेमाल किया गया और उसमें पूछा गया कि भैया ये जो नागरिकता है इससे जुड़े हुए प्रावधान, नागरिकता से जुड़े हुए कानून जो है उनका क्या अर्थ है और किस प्रकार से उन्हें लागू किया गया है। ठीक। अब एक बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम बात करते हैं तो एक बार एक शब्द जो है, ठीक है, उसे रेफर किया गया कि हमारी जो नागरिकता है क्या ज्यूस सोलाय के ऊपर डिपेंडेंट है या ज्यूस सेंगुइनिस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, ज्यूस सोलाय या ज्यूस सेंगुइनिस जो है उसके ऊपर है। ठीक। अच्छा, अब पहले मैं बताता हूं कि ज्यूस सोलाय जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है बाय बर्थ, जन्म से। ठीक, कि भारत में जो नागरिकता है क्या वो जन्म सिद्ध है, क्या वो जन्म के द्वारा दी जाती है। ठीक। दूसरी चीज दी गई कि ज्यूस सैंग्विनिस, ओके, और ये कहती है कि भारत में जो नागरिकता है क्या वो रिश्ते के संबंधों पर दी जाती है, बाय ब्लड रिलेशंस। क्लियर, कि क्या वो आपके बर्थ के आधार पर दी जाती है, जन्म सिद्ध है, क्या वो आप लोगों के रिश्तों के आधार पर दी जाती है। ठीक। तो आप लोग एक चीज समझिएगा कि यहां पर भारत में जो नागरिकता के प्रावधान है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक, उसमें जन्म का भी प्रावधान है और उसमें जो रिश्ता है, संबंध है, उसका भी प्रावधान दिया गया है। ठीक। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारे देश में जो संविधान है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है। ठीक, और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं, कानून हैं, उन्हें बनाने का अधिकार जो है, ठीक है, वो संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। आप खास एक बात समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश का जो संविधान है, इट डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। ठीक है, हमारे देश के संविधान में कहीं भी नागरिक शब्द का कोई अर्थ नहीं दिया गया है। ठीक, कि कौन नागरिक होगा, इसका कोई अर्थ जो है हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, बट यहां पर आप देखिए कि संविधान लागू होने से पहले ये जो प्रावधान थे ये 26 नवंबर 1949 को भारत में लागू कर दिए गए थे। क्लियर, तो ये सभी जो चीजें हैं वो लाई गई। ठीक, अब ये जो आर्टिकल 5 से 11 है, इनमें बताया गया है कि भारत में नागरिकता जो है वो किस प्रकार से दी जाएगी, नागरिकता किन लोगों को दी जाएगी और 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता का क्या मतलब है, नागरिकता का क्या अर्थ है। ठीक, अब यहां पर ये जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 10 है, ये कहते हैं कि भारत में 26 जनवरी 1950 को सिटीजनशिप जो है वो नागरिकता कैसे दी जाएगी। ठीक, कि 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी। क्लियर, पर अब संविधान जो है वो तो एक दिन लागू हुआ, लोग तो उसके बाद भी आएंगे, देश आगे चलता रहेगा। ठीक, अब इन्होंने यहां ये कहा कि आर्टिकल 11 जो है वो ये कहता है कि आफ्टर 26 जनवरी 1950, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान होगा वो तय किया गया हमारे सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा, आर्टिकल 11 ने कहा कि 26 जनवरी 1950 के बाद आर्टिकल 11 जो है संविधान का वो बताएगा कि भारत में नागरिकता कैसे दी जानी चाहिए। ठीक,
अब आर्टिकल 11 ने यह कहा कि ये जो अधिकार है नागरिकता का, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास रहेगा। ठीक है, पार्लियामेंट ये तय करेगा कि कैसे भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए। ठीक, अब अगली चीज आप यहां पर देखिए कि ये जो आर्टिकल 11 ने ये अधिकार पार्लियामेंट को दिया, तो पार्लियामेंट ने एक यहां पर कानून बनाया। ठीक है, और उसे कहा गया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया और उसमें यह बताया गया कि भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद सारा जो नागरिकता है उसे तय करने का अधिकार इस कानून के तहत होगा। क्लियर? सो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक, अब यहां पर आप लोग आगे देखिए कि ये बाकी चीजें किस प्रकार से तय की गई। ठीक, अब ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, ये आज तक 1986 में बदला गया, 1992 में बदला गया, 2003 में बदला गया, 2005 में बदला गया। ठीक है, अच्छा, ये मेन चेंजेस लाए गए थे इस एक्ट में। उसके बाद 2015 में जब ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बदला गया, तो यहां पर सिर्फ एनआरआई जो प्रोविजन है वो उनकी बात की गई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की गई। ठीक है, 2016 में आप लोग देखते हैं कि यहां पर इनके प्रावधान लाए गए। 2019 में जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से अफगानिस्तान के पाकिस्तान यहां की जो कम्युनिटीज है उनकी बात की गई। वो भी मैं आज के इस सेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से लागू किया गया। ठीक है, तो ये सभी जो प्रावधान है वो हमारे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में लाए गए हैं। ठीक है, बट एक एक करके पहले हम लोग ये समझते हैं कि आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप का क्या मतलब है। ठीक है, सिटीजनशिप का क्या जिक्र किया गया है वो पहले समझते हैं। ठीक, अब आर्टिकल 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सबसे पहले बात करता है कि 26 जनवरी 1950 को नागरिकता कैसे दी जाएगी। ठीक है, मतलब इसने ये कहा कि जब हमारे देश का संविधान लागू होगा तो उस दिन नागरिकता कैसे दी जाएगी। ठीक, तो इन्होंने कहा अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द कंडीशन। मतलब पहली बात कि भारत में जो व्यक्ति रहेगा, ठीक है, उस समय पर रह रहा होगा, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ होगा। ठीक, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, अगर उसके कोई भी माता पिता में से कोई भी अगर भारत में पैदा हुआ होगा। ठीक, और तीसरी चीज, इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर भारत में जब नागरिकता दी जाए, जब भारत का संविधान लागू किया गया, अगर उससे पहले वो व्यक्ति 5 साल से भारत में रह रहा है ऑर्डिनरीली, तब भी उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर अच्छा, ये जो टॉपिक है इसे पढ़ना कैसे मैं आपको वो भी बताता हूं। यहां पर ना सिर्फ आपके एग्जाम में क्या होता है कि आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दे दी, सपोज ये 3 स्टेटमेंट, पहली ये स्टेटमेंट, सेकंड ये स्टेटमेंट और थर्ड ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, और वो आपसे पूछेंगे कि ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। क्लियर? या आर्टिकल 5 इनमें से क्या क्या प्रावधान बताता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा रटने वाला है। ठीक, क्योंकि यहां पर सिर्फ ऐसे प्रावधान लाए गए जिन प्रावधानों को लागू करना है। ठीक, समझ रहे हैं आप? इस तरीके से इस टॉपिक को आपको अप्रोच करनी है। ओके, अच्छा, अब आर्टिकल 5 ने तो ये बताया कि भैया ये 3 तरीके हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो उस दिन भारत की नागरिकता इस प्रकार से दी जाएगी। ठीक, अब यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 6 है वो दूसरी चीज कहता है। ठीक है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक, अच्छा, अब देखो भारत का बंटवारा तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ उस दिन बट गया। ठीक है,
पर उसके बाद भी जो है हिंदू जो है वो इंडिया में आते रहे, पाकिस्तान कुछ जो है जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ इंडिया में रुक गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और ऐसे ही हिंदूज के साथ भी हुआ, कुछ हिंदूज जो थे वो पाकिस्तान में ही सेटल हो गए। बट यहां पर नागरिकता तो देनी थी, तो इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो भारत आ गया है पाकिस्तान से, उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी। ठीक, पहली चीज उन्होंने कही कि एनी इंडियन सिटीजन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो या तो खुद पैदा हुआ होगा बंटवारे से पहले, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए होंगे बंटवारे से पहले, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किस, इन कंडीशंस पे। पहला, इन केस ही हैड माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19th जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले, जुलाई 1948 से पहले जब ये प्रावधान लागू किए गए, उससे पहले अगर वो भारत में आ गया है, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज इन्होंने कहा, इन केस ही हैड माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। तो यहां पर जो व्यक्ति है वो अगर इससे बाद में आया है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर, तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये उन्होंने तय किया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक, अब अगली चीज इन्होंने बोली आर्टिकल 7। ठीक है, आर्टिकल 7, ओके, अ पर्सन who had migrated to Pakistan after 1st March 1947 but returned to India। ठीक है, तो आप देखिए कि यहां पर इन्होंने दूसरी चीज आप बताते हैं कि सॉरी, इसमें सिर्फ इन्होंने ये बताया कि वो लोग जो पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1, 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, कि ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 जो है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाके उनका मन नहीं लगा, वो भारत वापस आ गए और अब वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो अगर भारत में 6 महीने लगातार रह लें, ठीक है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। क्लियर। तो ऐसे लोग बस 6 महीने अगर भारत में रह ले तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, सो दीज प्रोविजंस हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक, क्लियर। चलो अगली चीज यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 8। ओके, अच्छा, अब आप देखिए कि आर्टिकल 8 जो है, ओके, ये उन लोगों के लिए है कि ऐसे लोग जो ये जो इंडिया है उसके बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो ये अनडिवाइडेड रीजन था, ठीक है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश थे, ठीक है, इनके अलावा अगर वो कहीं रह रहे थे तो उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी। आपने देखा है ना, बहुत ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का जब भारत में शासन था उस समय पर ही देश से बाहर चले गए थे, किसी दूसरे देश में रहने लगे थे, तो उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है इसकी भी बात यहां पर की गई है। ठीक, नाउ अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स was born in undivided India and is ordinarily residing outside India। ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रहते थे, ठीक है, और ऐसे जो व्यक्ति हैं, ठीक, जो यहां पर भारत का नागरिक बनना चाहते, वो कैसे बनेंगे। शेल बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। मतलब अब देखिए, आप सुनते हैं ना दूसरे देशों में भारत की एम्बेसी, दूसरे देशों में भारत का दूतावास। ठीक, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वहां का ओरिजिनल था, ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरा एरिया, अनडिवाइडेड इंडिया शब्द क्या है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो व्यक्ति जो बंटवारे से पहले, ठीक,
भारत के बाहर जाके किसी देश में रहने लगा था, पर वो ओरिजिनल इंडियन था। ठीक है, वो ओरिजिनली इंडियन था। ऐसा व्यक्ति भी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो वहां पर आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उस देश में जो भारत का दूतावास है वहां जाकर खुद को रजिस्टर करा सकता है एज इंडियन सिटीजन। क्लियर? तो यहां पर ये भी प्रावधान रखे गए। ठीक है, तो ये बहुत एक लीनियंसी रखी गई कि हमारे देश के लोग अगर कहीं बाहर भी रहते हैं तो उन्हें ये प्रावधान दिया जाए। ठीक, अगला यहां पर आता है आर्टिकल 9। अब आप देखिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, ये कहता है नो डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब कि भारत में किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती। ठीक, तो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस प्रकार से ये जो प्रावधान है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए गए हैं। ठीक, चलिए अब अगली चीज यहां पर आती है आर्टिकल 10। ओके, जो कहता है एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया shall continue to be a citizen subject to the provisions of any law made by the parliament। ठीक है, तो आप देखिए आर्टिकल 5 से 8 तक तो उन्होंने ये बताया कि नागरिकता 26 जनवरी को कैसे दी जाएगी 1950 को। 9 में उन्होंने बताया कि सिर्फ भारत का जो नागरिक है वो सिर्फ भारत का ही नागरिक हो सकता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। आर्टिकल 10 में उन्होंने बताया कि जो भारत का नागरिक है, ठीक, वो भारत की संसद के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों का उसे पालन करना पड़ेगा और सभी कानूनों के तहत उसे बांधा जाएगा, रखा जाएगा। क्लियर? तभी वो भारत का नागरिक कहलाया जा सकता है। ठीक, तो ये आर्टिकल 10 में मेंशन किया गया। ठीक, अच्छा, अब आर्टिकल 11 मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था। आर्टिकल 11 ने कहा कि पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and other relating matters। मतलब कि यहां पर संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति की नागरिकता, व्यक्ति कैसे नागरिकता ले सकता है और उस व्यक्ति की नागरिकता को कैसे खत्म किया जा सकता है, यह तय करने का अधिकार 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट को दिया जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। ठीक, क्लियर? समझ आ रहा है आपको? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 11 है इसने जो बनाया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, उसके हिसाब से नागरिकता को एक्वायर करना, ठीक है, भारत की नागरिकता को ग्रहण करना, ठीक है, और नागरिकता को टर्मिनेट मतलब नागरिकता को खत्म करना, इसके क्या प्रावधान होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो प्रावधान है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं। क्लियर? सो दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली वर्क्स। ओके, अब देखिए यहां पर अगली, यहां मैं आपको बताता हूं कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक, अच्छा, अब भारत की नागरिकता जो है वो किस किस तरीकों से ग्रहण की जा सकती है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले है बाय बर्थ। ठीक है, कि भारत की जो नागरिकता है वो जन्म से कैसे ली जा सकती है। ठीक, अगली चीज यहां पर बोली गई बाय डिसेंट। ठीक है, कि भारत की जो नागरिकता है वो डिसेंट से, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके, आप ये बोल सकते हैं कि
जो एक नेटिव है, मतलब जिनके पूर्वज भारतीय थे, ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्म लिया है, भारत के बाहर रहता है, तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी? ठीक है, अगली चीज यहां पर बोली गई बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। क्लियर? कि यहां पर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी कैसे होगी? ठीक है, कि अगर भारत ने किसी इलाके को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक, तो ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता जो है, ठीक है, उन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी? ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी भारत की नागरिकता तय करने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए, जिन्हें बोला गया सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। क्लियर? तो ये 5 तरीके जो हैं वो भारत का, ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है वो बताता है कि ये 5 तरीके हैं जिनसे 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात है? क्लियर? चलो अब आगे अगर हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, ठीक है, अगली जो चीज यहां पर हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप के प्रावधान। ठीक है, सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे दी जा रही है? ठीक है, कि आप अगर पैदा हुए हैं भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद, तो कैसे भारत की नागरिकता लेने का प्रावधान है वो इसमें बताया गया है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, 1987 के बीच में, तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी देश के हो। ठीक है, सो यू विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, कि आपके पेरेंट्स की कोई भी नेशनैलिटी हो, आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, ओके। दूसरी यहां पर जो तरीका बताया गया है, ठीक है, दूसरा जो तरीका यहां पर बताया गया है उसमें ये बोला गया अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1st जुलाई 1987 बट बिफोर 3rd December 2004 is considered citizen of India by birth if either of your parents is a citizen of India at the time of his birth। ठीक है, तो यहां पर हर व्यक्ति को अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर, ठीक है, 1st July 1987 to 3rd December 2004 will be considered citizen of India by birth if either of his parents is a citizen of India by birth। मतलब आपने अगर, अच्छा आप लोग सोचोगे कि अरे सर ये तारीखों का क्या मतलब है? ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 तो सर हम समझ गए, 1 जुलाई 1987 क्या है, ये यहां पर फिर दी गई 3rd December 2004, तो सर इन डेट्स का क्या मतलब है? तो ध्यान रखिए कि भाई इन डेट्स का सिर्फ एक मतलब है, ये वो तारीखें हैं जिस दिन इस सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट, बदलाव लाए गए थे। ठीक है, क्योंकि अब आप देखते हैं जब एक बार कानून लागू कर दिया गया, लागू होने के बाद पता चलता है कि इसमें क्या कमी है, क्या चीजें हमें सुधारनी चाहिए, तो ये वो तारीख है जब ये सुधार किए गए। ठीक, अगला यहां पर आता है अ पर्सन बोर्न इन इंडिया on or after 3rd December 2004 is considered citizen of India by birth if both the parents are citizens of India or one of the parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant। ठीक है, अच्छा अब आप समझिए कि illegal migrant टर्म क्या है। ठीक है, इसमें बोला गया कि अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ठीक है, तब उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जब यहां पर जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है। ठीक है, दूसरी चीज, ओके, इफ अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, जो दूसरा है वो अवैध नागरिक नहीं है। ठीक है, अवैध नागरिक का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं, आप लोग सुनते हैं ना कि भारत में घुसपैठ करके आ गए, ठीक है, और नेपाल के रास्ते इलीगली इंडिया में आ गए। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि अगर दूसरा पेरेंट्स आपका भारत का नागरिक नहीं है पर उसे इंडिया में लीगली आना है,
ठीक है, परमिशन लेकर आना है। बिना परमिशन के आएगा तब आपकी नागरिकता को वैध नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये प्रावधान रखे गए सिटीजनशिप बाय बर्थ में। आप देखते हैं एग्जाम में ना, ये हर बार सिटीजनशिप से क्वेश्चन आता है और वो लिख देंगे सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, और ऐसी 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे कहेंगे विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक, अगली चीज आती है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ठीक है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया। ओके, अच्छा अब आप देखो सिटीजनशिप बाय बर्थ में तो ये बोला गया कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, बोर्न इन इंडिया, ठीक है, जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है उसे कैसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर यह बोला गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, बोर्न आउटसाइड इंडिया, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जाएगी। ठीक है, तो आप यह देखेंगे कि ये जो परिस्थिति है वो रखी गई है। ठीक, अच्छा अब ये जो प्रावधान है इनमें आप ये देखिए कि अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10th December 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India by birth at the time of his birth। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसने यहां पर जो जन्म है, ठीक है, वो यहां पर जो जन्म लिया गया है 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, और 10 दिसंबर 1992 से वो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, उन्हें भारत का नागरिक सिर्फ तभी माना जाएगा अगर उस बच्चे के फादर जो हैं वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ हैं। ठीक है, अगर उन्होंने भारत की नागरिकता जन्म सिद्ध अधिकार पर ली थी तब उस बच्चे को माना जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, पर यहां पर क्या हुआ कि बाद में ये कहा गया कि अरे ये तो बड़ी गलत बात है, बच्चे के सिर्फ फादर को कंसीडर किया गया, मदर को नहीं किया गया, तो यहां पर बदलाव लाया गया था। ठीक है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर 92 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004 इज कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया if either of his parents was a citizen of India by birth at the time of his birth। ठीक है, तो इसी प्रावधान में बदलाव, यहां पर दोनों पेरेंट्स को ऐड कर दिया गया था यहां पर। ठीक, दूसरा, इन केस द फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट ओनली दैट पर्सन shall not be a citizen of India unless his birth is registered at any Indian consulate within 1 year from the date of birth or with permission of the central government। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कि यहां पर वो जो व्यक्ति है, ठीक है, वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता चाहिए और उसके फादर इंडियन सिटीजन है, तो ऐसा नहीं है इन दोनों केस में कि बस देखा कि पेरेंट्स की सिटीजनशिप और दे दी नागरिकता। नहीं, उस बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर वो जो सिटीजनशिप है उसकी रजिस्टर करानी पड़ेगी किसी इंडियन कॉन्सुलेट पर, मतलब किसी भारत के दूतावास पे। क्लियर, तब जाकर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक जरूरी प्रावधान है, क्योंकि आप कई बार सुनते हैं ना, जैसे कोई दूसरा देश है, ठीक है, बच्चा वहां पर पैदा हुआ और उस देश में यह कानून है, जैसे अमेरिका में कानून है कि अगर कोई भी अमेरिका में पैदा होगा तो उसे अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, अब ऐसे केस में बच्चा जो है, चाहे इंडियन नेटिव्स है, वो पैदा हुए अमेरिका में, अमेरिका की सिटीजनशिप उसे दे दी गई। ठीक है, और उस व्यक्ति ने बाद में ये चाहा कि अरे इंडिया की भी ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो प्रावधान है ये तो पूरे होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ आपको जन्म के समय पर, ठीक है, ये बताना होगा 1 साल के अंदर कि भारत के किसी दूतावास में जाकर के हमें भारत की नागरिकता चाहिए अपने बच्चे के लिए, वरना आपको नहीं दी जाएगी। क्लियर, क्योंकि ये भी तो खतरा है कि पता चला आपने किसी दूसरे देश की भी ले रखी हो, क्लियर, और भारत में वो लीगल नहीं है। ठीक, क्लियर, चलिए, ठीक है, यही चीज इस पेज पर बताई गई है। ओके, अगला आता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब
सिटीजनशिप आपको पंजीकरण से कैसे दी जा सकती है, ठीक है, आपकी सिटीजनशिप को पंजीकृत कैसे कराया जा सकता है, ठीक है। पहला, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो पिछले 7 साल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर 7 साल से भारत में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में ना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट का काम है, ठीक। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, गृह मंत्रालय, वो तय करती है कि नागरिकता के कानून किस प्रकार से बनाए जाएंगे, ठीक। ओके, अब यहां पर आप देखिए कि बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, the period of 12 months immediately before making an application and for 6 years in aggregate, okay, in 8 years preceding the 12 months। अब आप देखिए, ये भी आपको जरूरी कंडीशन उन्होंने कहा कि भैया आपको अगर भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो आप अगर 7 साल से भारत में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर लिख देता हूं 7 years और ओके 6 years आउट ऑफ 8 years, 6 years आउट ऑफ 8 years, ठीक है, कि अगर आप लोग यहां पर भारत में रह रहे हैं, ठीक है, भारत की नागरिकता आपको उस स्थिति में दी जाएगी, ठीक है, कि या तो आप 7 साल से भारत में रह रहे हैं, ठीक है, और 8 साल से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो कम से कम 6 साल टोटली आपको भारत में निभाने हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, भारत में आए, 1 महीने रहे, 2 महीने के लिए दोबारा कहीं बाहर चले गए, ठीक है, फिर 1 महीने के लिए आए, फिर 6 महीने के लिए चले गए। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आप अगर 8 साल से ये कह रहे हो कि मैं भारत में हूं, तो कम से कम 6 साल इफेक्टिवली ऐसे हो कि आपने भारत में ही बिताए हों, ठीक, क्लियर। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान वहां पर रखा गया है, ठीक। अगली चीज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who are ordinarily resident in any country or place outside undivided India, ठीक है, आप इंडियन ओरिजिन के थे, ठीक है, आपका जो ओरिजिन था, ठीक है, आप भारतीय मूल के थे, ठीक है, जो विभाजन से पहले भारत के बाहर किसी देश में रह रहे थे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, पर्सन हु आर मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड आर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, क्लियर, कि आपने किसी भारत के नागरिक से शादी करी है और आप कम से कम 7 साल से भारत में रह रहे हैं, तब भी आपको भारत की नागरिकता थ्रू रजिस्ट्रेशन दी जा सकती है, ठीक। अगला, माइनर चिल्ड्रन हुज बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन का मतलब होता है 18 साल से छोटे, ठीक है। तो अगर 18 साल से छोटा कोई बच्चा है पर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियंस हैं, तो वो भी इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है, ठीक। पर्सन्स ऑफ फुल एज whose both parents are registered as citizen of India, ठीक है, पर्सन ऑफ फुल एज का मतलब कोई 18 साल से बड़ा है, उसके दोनों पेरेंट्स इंडियंस हैं, तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, ठीक। पर्सन्स ऑफ फुल एज हु आर ईदर of the parents were earlier citizen of independent India and residing in India for 1 year immediately before making an application, मतलब ऐसा व्यक्ति जो या तो खुद पहले भारत का नागरिक था या ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स पहले भारत के नागरिकता थे, तो अगर ये भी चाहे इंडियन सिटीजनशिप लेना, नागरिकता लेना, तो वो भी ले सकते, पर कैसे लेनी है कि वो लगातार 1 साल भारत में रहेंगे और उसके बाद यहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, पर्सन्स ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैव बीन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप सवाल करेंगे सर ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। अब आपने अगर 2 दिन पहले से न्यूज आप देख रहे हैं तो एक चीज बड़ी लिखी आ रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया यूरोपियन यूनियन ने साइन करी मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। अब जब आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, अगर ये आप देखिएगा बाद में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन थे, ठीक है,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से कहा, पहले ये बोला कि मेरा भारत से रिश्ता है क्योंकि मैं तो भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। ठीक है, अब ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? जो लोग भारत के मूल के हैं, ठीक है, जो लोग मूल जिनका भारतीय है, मतलब जिनके पूर्वज भारतीय थे, ठीक है, पर अब वो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। ठीक, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें ये कहा गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, उन्हें भारत की सरकार एक अलग से एक कार्ड देती है, ठीक है, और वो कहती है कि आप चाहे भारत के नागरिक नहीं है, पर आप दूसरे देश में भारतीय संस्कृति को दर्शा रहे हैं, आप दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जो है वो दिया जाता है। क्लियर? तो ये एक बहुत ही असेंशियल डॉक्यूमेंट है जो यहां पर दिया जाता है। ठीक, अगली चीज यहां पर आप देखिएगा। ठीक है, अगला आता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति ने, ठीक है, कोई भी जो सिटीजनशिप का प्रावधान है वो पूरा नहीं कर रहा, ठीक है, किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, पर उसे भारत की नागरिकता चाहिए। आपने देखा है कि जैसे सोनिया गांधी जी, ठीक है, उन्हें भारत की नागरिकता कैसे दी गई? नेचुरलाइजेशन के थ्रू दी गई। क्लियर? तो इसमें क्या प्रावधान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत में रह रहा है 12 साल से, अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है 12 साल से, ठीक है, तो यहां पर, और वो बाकी सारी जो सिटीजनशिप के नॉर्म्स है वो पूरे कर दे, मतलब कि उसमें कोई दूसरे देश की नागरिकता नहीं है, और किसी भी प्रकार से वो इन सब चीजों को छोड़ के भारत की नागरिकता लेना चाहे, ठीक है, तो उसे दी जा सकती है। पर उसमें क्या प्रावधान है कि या तो वो व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है, और 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 इन टोटल, ठीक है, 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में यहां पर वो व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो ये जो भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है, इसे सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन बोला गया है। ठीक, सो दिस इज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोविजन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगला जो यहां पर प्रावधान दिया गया है, ठीक है, अगला जो प्रावधान दिया गया है, ठीक है, वो हम लोग बोलते हैं बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अब ये आखिरी प्रावधान, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी क्या है? अब सपोज इंडिया जो है वो बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर ले, ठीक है, या बांग्लादेश के किसी हिस्से पर या पाकिस्तान के किसी हिस्से पर इंडिया कब्जा कर ले, ठीक है, तो उस इलाके के जो लोग हैं उन्हें एक चॉइस दी जाएगी कि क्या आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। ठीक, अब अगर वो कहें कि हाँ हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें मना नहीं कर सकती भारत की नागरिकता देने से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें भारत की नागरिकता देने से मना नहीं कर सकती। ठीक, तो इसलिए ये जो प्रावधान है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। ठीक, तो आप ये देखिए कि अगर यहां पर भारत कोई भी एरिया को एक्वायर करता है, किसी भी इलाके को अपने कब्जे में लेता है और वो इलाका भारत का हिस्सा बन जाए, तो ऐसे केस में वहां के लोगों को नागरिकता देना भी भारत का अधिकार है। ठीक, और ऐसी स्थिति में उन्हें नागरिकता दी जाएगी बाय दिस प्रोविजंस, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, भारत की इलाकों को अपने कंट्रोल में करना, उसके द्वारा ही उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। क्लियर? सो दिस इज हाउ effectively we can say के ways of acquiring इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का जो तरीके हैं वो ये 5 तरीके हैं। ठीक, अब जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोई सा ऐसा तरीका जो आपको समझ ना आया हो, बताइए भाई, कोई ऐसा तरीका जो आपको समझ ना आया हो।
कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट किसी प्रकार का? नहीं है, चलो अब हम देखते हैं वेज ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता को त्यागने का। ठीक है, ठीक है, भारत की नागरिकता को खत्म करने का क्या तरीका है? ठीक है, अब भारत की नागरिकता को खत्म तीन तरीकों से किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहले यहां पर जो तरीका है वो आता है रिनंसिएशन। ठीक, नागरिकता को त्याग देना, त्याग देना। ठीक, अब अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास भारत की नागरिकता है, पर उसने चाहा कि नहीं, मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना, मुझे तो दूसरे देश का नागरिक बनना है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, छोड़ सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, और उसे कहते हैं रिनंसिएशन। तो ये अपने मन से है। ठीक है, उस व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ली और फिर भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। ठीक, अगला आता है टर्मिनेशन। ठीक है, अब टर्मिनेशन में क्या है कि एक व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता तो ले ली, पर भारत की नागरिकता को छोड़ा नहीं। जब सरकार को यह पता चला कि भाई उस व्यक्ति ने तो दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नागरिकता को खत्म कर देना। ठीक है, नागरिकता को खत्म कर देना यहां पर बोला गया। ठीक है, तीसरा आता है डेप्रीवेशन। ठीक है, अब डेप्रीवेशन का क्या मतलब है कि सरकार को यह पता चला कि किसी व्यक्ति ने नागरिकता फर्जी दस्तावेज दिखाकर दी है। ठीक है, तो फर्जी दस्तावेज किसमें आ सकते हैं? या तो नागरिकता जब रजिस्ट्रेशन से ली गई हो, ठीक है ना, आपको बताया था मैंने, या नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से ली गई हो। ठीक, जब ऐसी किसी परिस्थिति में भारत की नागरिकता ली गई है, ठीक, तो ऐसे केस में जब व्यक्ति को पता चलेगा, ठीक है, ऐसे केस में जब व्यक्ति को पता चलेगा कि भारत की जो नागरिकता है, ठीक है, वो यहां पर ली जा रही है, ठीक है, ऐसे ली गई है, ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जब पता चला कि फर्जी दस्तावेज जो है, ठीक है, वो यहां पर लिए गए हैं, उसके बेसिस पे नागरिकता ली गई है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में यहां पर भारत की नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर भारत की जो नागरिकता है उसे खत्म किए जाने का ये एक प्रावधान है, ये एक तरीका है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे कि ये रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन, ठीक है, ये तीन तरीके हैं भारत की नागरिकता को खत्म करने के। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि कई बार लोग पूछते हैं कि सर ये जो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था जिसके ऊपर दंगे हो गए थे भारत में, वो क्या था? ठीक, तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था, जो 2019 में लाया गया, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि 6 कम्युनिटी, जैसे हिंदू, सिख, जैन, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मेजर कम्युनिटीज जो हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट, ओके, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस। क्लियर? ये जो 6 कम्युनिटी हैं, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके, और अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, इनके लोग,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, ठीक है, रहते थे, ठीक। और वो यहां पर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इनका ये कहना था कि ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इन कम्युनिटीज का इन तीनों देशों में बहुत शोषण हो रहा है, ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, और इससे इन्हें बचाने के लिए ये लाया गया था। क्लियर? तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में लाया गया, जिसमें बदलाव लाए गए, वो बदलाव इन देशों के लिए, सिर्फ इन कम्युनिटीज के लिए थे, ठीक। क्लियर? तो ये कुछ हमने मेजर जो इंपॉर्टेंट कुछ प्रावधान हैं वो डिस्कस करें। किसी को कोई भी डाउट हो इनमें तो प्लीज बताइए। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? बताइए भाई। कोई डाउट? चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और ये जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। क्लियर? सिटीजनशिप हमने पढ़ लिया, 12 आर्टिकल तक, 11 तक हम आ गए, 12 से है फंडामेंटल राइट्स। तो अगले टॉपिक बहुत जरूरी है जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।